नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। पूरे देश भर में लोकसभा का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट्स और ख़बरों से हम आपको रूबरू कराते रहे हैं। चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट रहा, इसके बारे में भी कैपिटल न्यूज ने आपको बताया। अब जब चुनाव सभी जगहों पे संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो एक बार फिर से यानी कि कह सकते हैं कि तीसरी बार लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार थी, भाजपा थी, वो एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। और एनडीए का जो पूरा अगर आंकड़ा है तो कह सकते हैं सरकार बनाने के लिए जो सीट चाहिए थी उससे बढ़कर है। हालांकि यह ज़रूर है कि इस बार एनडीए का जो सीट है वो काफ़ी कम भी हुआ है, लेकिन इन सब के बीच अब एक अटकलें और अब लगाई जा रही है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी या कि इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाने की सीटों के कम आसपास है वो कोई जोड़ तोड़ करके सीट बना लेगी। एक दो दिन में सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल और ख़ुद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और आगे की कवायद अब शुरू है। देश भर में जो दिल्ली की जो राजधानी है, राजनीतिक हलचलें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है। और इस बीच हम पलामू में बैठकर पलामू और देश दोनों जगहों की राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज बातचीत में भाजपा के कार्यकर्ता कहें, भाजपा के नेता कहें या राजनीतिक विश्लेषक कहें, रविंद्र तिवारी जी हैं, जिनके पास काफ़ी लंबा अनुभव रहा है राजनीति का। पलामू से हम बातचीत को शुरू करेंगे। पलामू में एक बार फिर से बीडी राम ने जीत की हैट्रिक लगाई है और पूरे देश भर में जो भाजपा का मैंडेट आया है। पलामू से अपनी बात को शुरू करते हुए देश स्तर तक आप जाएंगे। कैसे इस पूरे चुनाव को आप देखते हैं रविंद्र तिवारी? नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। आपने कम से कम कैपिटल न्यूज़ ने हर विषय को लगातार इस विषय को रखता रहा है और इसके माध्यम से हमने भी बताता रहा है। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर का सवाल है तो निश्चित रूप से एनडीए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो है। ये ज़रूर है कि लगातार दो टर्म से जो फुल मेजॉरिटी में बीजेपी अकेले कंफर्ट मेजॉरिटी में आती थी, अभी मेजॉरिटी में कंफर्ट खुद के लिए नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि हमें दो टर्म के बनिस्बत इस बार भारतीय जनता पार्टी को उतना जनादेश नहीं मिला। लेकिन यह भी सच है कि जब आप चुनाव पूर्व अगर गठबंधन करते हैं और अगर बहुमत है तो सरकारें तो बहुमत से ही बनती हैं जी। तो इसमें कोई दिक्कत लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन यह भी सच है, हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज के तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल के पास हर बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि इसी झारखंड में मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखे होंगे कि 30% बूथ पर से अधिक लगभग अपोजिशन का कोई एजेंट तक नहीं था। यानी 50 से 70% बूथ खाली थी। फिर भी हम जहाँ जीते वहाँ हमारा मार्जिन घटा और 5 सीट हम हार भी गए। तो क्यों हार गए? अब जीतने का बधाई अगर किसी को मिलेगा तो जहाँ हारे उसका भी आदमी को अपने ऊपर जिम्मेवारी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब से माननीय मोदी जी और अमित भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो व्यक्तिवादी सोच ही हावी होती जा रही है। जो सामूहिकता में जो निर्णय होता था, जो पहचान थी भाजपा की, वो विलुप्त हो गई। अब हर जगह पूरे देश में आपको एक आश्चर्यजनक भी नज़र आया होगा, पूरे देश में जो होर्डिंग बैनर बने थे चुनाव में, उसमें एक ही होर्डिंग बैनर पूरे देश में लगे जिसमें सिर्फ मोदी जी थे। भाजपा अगर चुनाव लड़ रही थी तो कुछ नहीं तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसमें होना चाहिए था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय तो होने चाहिए थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोदी और अमित शाह के अलावा पूरे देश में कहीं कोई था ही नहीं। तो कार्यकर्ता को भी लगा कि भाई ऐसे ही मोदी के नाम पर चुनाव जीतिए जाना है, तो हम लोग का काम है क्या है।
बड़े बड़े पुराने 30 साल 40 साल 35 साल से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनके पास तो किसी ने समर्थन का कौन कहे कि उनसे किसी ने बात करना भी गवारा नहीं समझा। आप अगर बात करोगे तो यानी भाजपा चुनाव में ऐसे ही जीत रही थी। तो ये बात सही है कि चूंकि पूरे देश में कोई अपोजिशन था नहीं, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए, गठबंधन के साथ ही सही। लेकिन सांगठनिक रूप से जो सामूहिक चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी या जवाबदेही होती है, जो संगठन की मूल पहचान होती है, वो कहीं दिखी नहीं। और इसका अगर जैसे एक चीज़ और मैं आपको याद कराऊं, अभी कल नहीं परसों रात में चुनाव रिजल्ट के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं और देश के नागरिकों को संबोधित किया और एनडीए को जीतने का बधाई दिया। ठीक बात है, जीत है तो बधाई होना चाहिए, लेकिन देश के नेता होने के नाते, पार्टी के सर्वोच्च नेता होने के नाते क्या उनसे ये अपेक्षा नहीं थी लोगों को कि वो ये भी चिंता करते कि भाई 303 से आखिर 240 तक हम क्यों हट गए, कहाँ कमी रही, इस पर हमें चिंतन मंथन करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर उन्होंने कहीं एक लाइन छुआ तक नहीं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक बात और मैं कहूँगा, हम लोग को याद है 84, 85, 80 से लेकर के उस समय एक स्लोगन चलता था, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो हम लोग कहते थे कि यह व्यक्तिवादी पार्टी है, इंदिरा जी के नाम पर ही सब कुछ होता है, इंदिरा जी ही सब कुछ है। आज उससे भी विभत्स स्थिति भाजपा को बना दिया इन लोगों ने कि मोदी के अलावा उसके पास तो कम से कम था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होती थी। वहाँ पर एक तो था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहती थी, प्रधानमंत्री वही रहती थी, तो उनका फोटो उनका इंडिया इज या ये चल जाएगा। लेकिन आपका तो विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांगठनिक ढांचा है, सारा कुछ अपना है, तो फिर उस संगठन क्यों गायब हो जाता है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भाजपा को अपने पॉकेट में रखने का, और ये विचारधारा से जुड़ा हुआ, जो विचारधारा से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें स्वीकार नहीं करते। नतीजा हुआ ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी और को वोट कर दिया, लेकिन निराश हो गया, घर में बैठ गया। और यहीं पर आप पलामू में ही देखिए, हम लोग 2 लाख से ऊपर मार्जिन से जीते हैं। इसलिए नहीं जीते हैं कि हम बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े हैं, इसलिए जीते हैं कि यहाँ का गढ़ भाजपा का चरित्र इतना मजबूत है कि लोग जाकर के पब्लिक वोट किया। लेकिन आप सोचिए कि जिस आरजेडी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया, वो आरजेडी में जाने से पहले तक भाजपा का टिकट खोज रही थी। उसको 90% लोग तो जानते ही नहीं है, भले लोग कहता होगा, लेकिन तब भी वो 4 लाख से ऊपर वोट ले आती है। क्या ये चिंता का विषय भाजपा के लिए नहीं होना चाहिए? चतरा लोकसभा का लीजिए, सारे लोग ये नारा लगाते थे कि लोकल कैंडिडेट चाहिए, तो अबर तो लोकल भी दिया था, भाजपा का कार्यकर्ता भी पुराना था। तो फिर अगले बार जो सुनील सिंह के साथ एक भी मूल कार्यकर्ता नहीं था, तब भी 5,40,000 वोट लाया था और 3.25 लाख के मार्जिन से जीता था। अबर 5,68,000 वोट है और मार्जिन भी घट गया, यानी अपोजिशन का वोट हमसे ज़्यादा बढ़ गया। ये क्या चिंता का विषय नहीं है? हम 5 सीट हार गए। बाबूलाल जी जब नेता नहीं थे, वो भाजपा के खिलाफ थे, तो भाजपा 13 सीट जीती, बाकी 12 जीती। अब जब उनके नेतृत्व में भाजपा आ गई तो वो आकर के 9 पर सिमट गई। तो अब मजबूत हो रहे हैं कि कमज़ोर हो रहे हैं, ये तो नेतृत्व का और जो ऊपर के लोग हैं उनको सोचना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक बात मैं और बताऊं, महाराष्ट्र का रिजल्ट आप देखिए, अनएक्सपेक्टेड। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्य का चुनावी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है। बाकी जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी अगर आप हारे हैं तो जीत भी जाएंगे, जीते हैं तो हारेंगे। जैसे बिहार में 39 हम जीते थे, 30 पर आ गए, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर आप नहीं मान सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बहुत बड़ा उलटफेर है। अब यहाँ क्यों है, कौन सी ऐसी स्थिति बदल गई कि वहाँ बदल गया? तो मैं 2 बात आपके माध्यम से आम लोगों को या सबको ये बताना चाहता हूँ कि
कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े महत्वपूर्ण और स्वीकार्य नेता जो हैं वह हैं आदरणीय नितिन जयराम गडकरी, जिनके नाम पर भाजपा पूरे देश में चुनाव भी लड़ी है, उन्हीं के काम पर। उनको जलील करने का काम किया ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने हमेशा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति तक से बाहर कर दिया, जिसके नाम पर ही वो जिंदा है आज भी। अगर खड़े हैं तो मोदी का कोई व्यक्तिगत बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, वो नितिन गडकरी का काम है। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र के लोगों ने इस बात को दिमाग में ले लिया और इनको सबक सिखाया। विदर्भ में सिर्फ नितिन जी के अलावा कोई नहीं जीता और नितिन जी को भी हराने का ये लोग सारा उपाय किया। खेला देखिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में कोई भी स्वीकार करेगा कि योगी जी मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन ये लोग योगी जी पर नकेल पहनाने का लगा प्रयास कर रहे हैं। नतीजा हुआ पब्लिक आक्रोश में आ गई कि भैया योगी को कमजोर करने वाले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री खुद 1.5 लाख वोट से ठेल ढकोल कर जीते हैं। 3 राउंड में वो अपने पीछे चले हैं, वो भी उस कैंडिडेट से जिसका कोई सामाजिक वजूद नहीं है। अजय राय का कोई सामाजिक वजूद नहीं है। बनारस को स्वर्ग बना दिया गया, तब ये हालत है। इसका मतलब लब्बो लुबाब ये है कि नेताओं को मदांध नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने साथ साथ कोई भी यश है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसमें सबों को समान रूप से प्रतिष्ठा देनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए आप किसी को पैर धोने लगते हो और जो काम करता है उसको जलील करते हो, ये स्वरूप को जनता पहचानती है। और 2004 में जो कार्यकर्ताओं ने गलती किया था कि एक सीट हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अटल जी तो बनिए जाएंगे, उसके चलते उन लोगों ने बड़ी बैलेंसिव रिजल्ट दिया है कि दूसरे अपोजिशन को कहीं मौका भी नहीं है, इनको निरंकुश होने का जगह भी नहीं है। यानी आज के तारीख में जो रिजल्ट है उसके लिए मैं देश की जनता और भाजपा के समर्थक कार्यकर्ताओं का इससे बेहतर अभिनंदन का अवसर दूसरा नहीं हो सकता है। और एक बात और मैं बताऊं, एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते जिस हड़बड़ी में मोदी जी ने कल एनडीए का बैठक बुला करके और अपना प्रस्ताव पास कराया, किसी भी दृष्टि से पहले तो भाजपा संसदीय दल का बैठक होना चाहिए था। जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी पहले बैठक होनी चाहिए थी। वो पहले अपना नेता चुनते, तब एनडीए जो है सो अपना नेता चुनता। इतना कौन सी हड़बड़ी थी भाई? तो उन्हें लगता होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे को लेकर के इन लोगों ने खेला कर दिया तो यहाँ भी कर देगा। तो इसमें डरने की क्या बात थी? 234 सीट जो INDIA को आया भी है, उसमें 34 दल हैं, तब 234 है। अब उनको जोड़ने के लिए कम से कम 30 सीट और चाहिए। तो अगर 30 कहीं से जोड़ भी लेंगे तो यहाँ से घटता भी है तो उनको जो है सो आसानी से 40 सीट मिलने वाला नहीं था। इतना क्या हड़बड़ी था? लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि आम लोगों में ये मैसेज गया कि आप पद के लिए अपने सम्मान का भी समझौता कर सकते हो, अपने पार्टी के मूल सिद्धांतों को समाप्त कर सकते हो। आखिर कौन सी हड़बड़ी है भाई? आप अपना संसदीय दल का तीसरी बात, एक बात मैं आपके माध्यम से, अब चूंकि चुनाव खत्म हो गया तो अब बोलने में दिक्कत नहीं है। चुनाव तक हम लोग इसलिए नहीं बोलते थे कि इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा भाजपा हार जाएगी तो समस्या हो जाएगा, लेकिन अब बोलना चाहिए। आखिरकार चुनाव हुआ नहीं तब मोदी जी भावी प्रधानमंत्री कैसे बन गए थे? किसने बनाया था? अब भाजपा अगर लोकतांत्रिक दल है तो इस बात का जवाब कौन देगा कि जब सांसद चुना ही नहीं गया, संसद का चुनाव नहीं हुआ, तो आप प्रधानमंत्री कैसे चुन लिए, कैसे घोषणा कर दिए? और घोषणा करने वाला अकेला अमित शाह। उसी तरह से 2 बार जो चुनाव जीता यूपी में 73 सीट और 62 सीट, तो पूरा माला तो अपने पेन है कि सारा अमित शाह का रणनीति, अमित शाह की। तो आज जो 35 सीट पर अटका, ये कौन फेल्योर है?
इसके लिए सबसे पहले अमित शाह को जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्यों? अभी बंगाल में 18 से हम 12 आ गए। क्यों 12 आ गए? वहाँ तो बढ़ना था, इसलिए आ गए। मैं खुद गया हूँ, कार्यकर्ताओं से पूछा हूँ, बात किया हूँ। लोग बोला कि बाबा 18 को जिताए हम लोग मराते रहे, हम लोगों की असमत लूटती रही। ये तथाकथित लौह पुरुष जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, हम लोगों की असमत और सम्मान पर राजनीति रोटी सेकता रहा। और हम लोगों का जीवन अगर इन्हीं गुंडों के बल पर, ममता के गुंडों पर ही है, तो हमारे लिए मजबूरी है कि हम फिर उसी को चुने। कम से कम ये तो बचेगा, बाकी बचेगा ये नहीं बचेगा। तो आखिरकार जब इतना बड़ा था तो 356 का उपयोग आपने क्यों नहीं किया? क्या महात्मा गांधी, दूसरा गांधी बनने के लिए आप लोगों का बलि चढ़ाते रहोगे? इसलिए अब समय नज़दीक है कि मोदी जी को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए और नितिन जी को अपना बागडोर सौंप देना चाहिए। अकेला नितिन गडकरी ऐसा पर्सनालिटी हैं जिनको देश का किसी भी दल, किसी भी ग्रुप, कोई भी आदमी एक्सेप्ट करता है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और नहीं तो डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, न तुम बचोगे न साथी तुम्हारे। ये रविंद्र तिवारी जी थे, जो काफ़ी लंबे समय से भाजपा के कह सकते हैं कि खांटी कार्यकर्ता रहे हैं और काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है, और खुलकर अपनी बात को रखते हैं। जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर और खुद पार्टी को लेकर आत्ममंथन करने की बात कही है, ये एक महत्वपूर्ण बात है किसी भी संगठन के लिए। इस बीच एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि इस बात की चर्चा भी चहुओर है कि राम मंदिर इस बार मुद्दा नहीं बन पाया। राम मंदिर पर आपने कुछ नहीं कहा, बहुत सारी बातें आपने कही। चुनाव के पहले जिस राम मंदिर को लेकर भाजपा कार्यकर्ता, खुद प्रधानमंत्री इतने उत्साहित थे, और खुद अयोध्या में भाजपा का सीट हार जाना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये एक सवाल। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, तो राम मंदिर मुद्दा था तब तक जब तक बना नहीं था। ये बात आदमी को ख्याल रखना चाहिए। तो अब जब बन गया तब तो मुद्दा रहा नहीं। दूसरी बात कि भाजपा अयोध्या में हार गई, तो ये अयोध्या का इतिहास है। हम आप जो सनातनी हैं ये जानते हैं, वही अयोध्या है जब श्री राम वापस आए 14 बरस के वनवास के बाद, तो माता सीता के ऊपर भी लोगों ने उंगली उठा दिया। तो अयोध्या हमारे आपके लिए आराध्य है या पूज्य है। जो वहाँ के लोग हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना पेट चलाते हैं, अयोध्या के नाम पर वो केवल जिंदा हैं। उनको इसके भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको आश्चर्य होगा, मैं बताऊंगा, सनातन में जो ये समस्याएं आती हैं, क्यों आती हैं? अनेकों मंदिर के बड़े बड़े महंतों को मैं जानता हूं जो 12 बजे नहाते हैं, या बहुत नहाते भी नहीं है, चंदन टीका लेकर के बैठे हुए हैं आसन पर, लाखों रुपया का आती है, करोड़ों की संपत्ति पर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये क्यों है ऐसा? इसलिए कि वो केवल वहाँ व्यापार कर रहे हैं। उनके लिए आस्था उस्था का विषय नहीं है। आस्था का विषय हमारे आपके या अन्य सनातनियों के लिए है। अब नहीं तो अगर बनारस को स्वर्ग बन गया, बनारस में आखिर वोट का मार्जिन इतना डाउन क्यों हुआ? जिस बनारस में, तो इसमें भी मैं एक बात बता दूं, चाहे अयोध्या हो या बनारस हो, एवरेज 30% प्लस अल्पसंख्यकों का तथाकथित पसंदा का वोट है। और इसको साधने के लिए जो मोदी जी ने श्रीमान तथाकथित सेक्युलर बनने के चाहत में 40% से एबव सरकारी योजनाओं को लाभ उन लोगों को दिलवाया है, और उन लोग एक मुश्त वोट बीजेपी के खिलाफ किया है। पहले हिंदू सेंटीमेंट में जो है सो उनके अगेंस्ट में पूरा ठोक करके वोट करता था। अब थोड़ा स्थिर हो गया, जो पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्यों स्थिर हुआ। संघ के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ये 2 पैसे का नड्डा बोलता है कि अब भाजपा इतनी मजबूत हो गई कि अब संघ के सहयोग की जरूरत नहीं है, जबकि अगर संघ का हाफ पैंट नहीं होता तो नड्डा रूपी ये 2 टुच्चे आदमी कहाँ दिखता है आपको, भगवान मालूम नहीं कि कहाँ रहता है। सो बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अपने आका को खुश करने के लिए उसे ये बोलना पड़ेगा। आजकल ये जो दोनों आका हैं यही सुनना पसंद करते हैं। बोल दिया, नतीजा क्या हुआ कि जिस समय वो बयान दिया उसके बाद का तीनों फेज का आप रिजल्ट देखिए क्या स्थिति है।
ये कहने की बात नहीं है, ये देखने की बात है। अब क्यों हुआ, कोई संघ विरोध थोड़ी कर दिया। अगर आप अनेकों लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे तो संघ का अनुषांगिक अगर छोड़ दिए तो भाजपा के पास क्या बचता है? कुछ नहीं। ये ब्लॉक के बिचौलिया के अलावा इनके पास क्या है? इसलिए बहुत सी बातें हैं जो जब आदमी मदान्ध हो जाता है, ये तो ईश्वर का कृपा है कि प्रतिपक्ष पूरे देश में कहीं था ही नहीं, न उनके पास पूरे बूथ पर बैठने के लिए कौन कहे कि 30% भी बूथ पर आदमी नहीं था, और नहीं तो जो इन लोगों का कर्म था, हो सकता है कि 100 भी सीट का लाला पड़ जाता बीजेपी को, ये हालत होता। इसलिए हम लोग अयोध्या, मथुरा, काशी जो भी हम लोगों का विषय है, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नहीं है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये विषय हम लोग जो उससे बाहर के पूरे दुनिया में फैले हुए सनातनी हैं, इनके लिए वो आस्था का केंद्र है। उन लोगों के लिए तो जीने का वो जगह है, माध्यम साध्यम है बस। चलिए, धन्यवाद रविंद्र तिवारी जी कैपिटल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे रविंद्र तिवारी जी से, और महत्वपूर्ण ही इन्होंने कहा कि राम मंदिर जो मुद्दा था वो चुनाव के राम मंदिर बनने के पहले का मुद्दा था भाजपा के लिए। अब जब मंदिर बन गया है तो यह आस्था का विषय है। तो कई महत्वपूर्ण और गंभीर बातें इन्होंने कही है, और लास्ट में संगठन का जो परफॉर्मेंस इस बार के चुनाव में रहा है, खास करके वोटों का जो मार्जिन रहा है, अंतर रहा है, उसे लेकर चिंतित हैं एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते। और ठीक ही कहा इन्होंने कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और नितिन गडकरी जी को अपनी बागडोर सौंपना चाहिए। हालांकि यह निर्णय संगठन लेगा और भविष्य की गर्त में ये बातें हैं कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस बात को लेकर राष्ट्रीय आला कमान को सोचना चाहिए ताकि भाजपा और जो भाजपा का संगठन है वो फिर से चिरपरिचित अंदाज में लोगों के बीच रहे। आप अन्य खबरों से अपडेट के लिए बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।